Dear students, welcome in the lecture on electronic bands. This is the part of electronic transition spectra, and we will discuss about the intensity and shape of electronic bands. Okay, तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में, जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और स्पेशली उन इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स की इंटेंसिटी और शेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द इंटेंसिटी एंड शेप ऑफ बैंड्स। जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में होते हैं वो कैसे होते हैं। तो अगर आप पहला टर्म देखेंगे दैट इज इंटेंसिटी ऑफ बैंड्स, तो अगर आप इंटेंसिटी ऑफ बैंड्स देखेंगे मीन्स कि इंटेंसिटी ऑफ बैंड्स मीन्स कि कितना पीक जो दिखने में है वो डार्क आपको इस तरीके का लगेगा, या आप ये भी कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ बैंड्स किसको तय करेगी, कलर ऑफ कंपाउंड को भी तय करेगी कि अगर बैंड इंटेंस आ रहे हैं तो वो कलर्ड कंपाउंड होगा। इंटेंस का मतलब कि वो आपको बैंड दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। तो इंटेंसिटी ऑफ बैंड, ओके। तो इंटेंसिटी ऑफ बैंड को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा अगर हम कहेंगे तो उसको जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो है ट्रांजिशन, टाइप ऑफ ट्रांजिशन। तो जो ट्रांजिशन है वो किस तरीके का है, क्या वो ट्रांजिशन फॉरबिडन है या वो ट्रांजिशन अलाउड है, किस तरीके का वो ट्रांजिशन है, इस पर डिपेंड करेगा कि कैसी इंटेंसिटी बैंड की होगी। ओके, सो नाउ व्हाट इज फॉरबिडन ट्रांजिशन। सो फॉरबिडन मीन्स जो ट्रांजिशंस किस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जो सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करते हैं, दे आर नोन एज फॉरबिडन ट्रांजिशंस। एंड द ट्रांजिशन दैट फॉलो द सिलेक्शन रूल्स दैट आर अलाउड ट्रांजिशंस। सो आप पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उसके जो सिलेक्शन रूल्स हैं, ओके, जो वहां पर सिलेक्शन रूल्स हैं वो दो तरीके के सिलेक्शन रूल्स आपने पढ़े। सिलेक्शन रूल एक आपने पढ़ा था स्पिन सिलेक्शन रूल, ओके, स्पिन सिलेक्शन, और दूसरा जो आपने रूल पढ़ा था दैट इज लेपर्ड सिलेक्शन रूल, और इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल भी कहते हैं। सो दिस इज रिलेटेड टू स्पिन, change in spin, and this is related to change in L, that is orbital angular quantum number. Okay, तो दो आपने पढ़े हैं सिलेक्शन रूल्स। तो वो ट्रांजिशंस जो कि स्पिन रूल को फॉलो करते हैं दे आर स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस, और जो फॉलो नहीं करते हैं दे आर स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस। जो ट्रांजिशंस लेपर्ड सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हैं दे आर अलाउड ट्रांजिशंस, लेपर्ड अलाउड ट्रांजिशंस, एंड जो फॉलो नहीं करते हैं इस लेपर्ड सिलेक्शन रूल को दे आर लेपर्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन। ओके, अब आपने देखा था कि जो ट्रांजिशंस हैं जनरली द डी ट्रांजिशंस, द डी ट्रांजिशंस, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस where we involve the transition metal complexes, they are known as DD transition. DD transition का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो D से D में ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि अगर किसी की ग्राउंड स्टेट टर्म ND है और उससे जो जनरेट हो रही है, इफ ग्राउंड स्टेट टर्म इज D2G and the excited state is EG, then electron will transfer from D2G to EG. Okay, and T2G to EG. Okay, if you know in case of octahedral complex, if the orbital is D, then it split into two orbitals that are T2G and EG. So electron transfer from T2G to EG. EG is d orbital and T2G is also d orbital. So electron transfer takes place from D to D. So this is called as DD transition. So DD transition, actually these transitions are G to G type transitions, G ray to G ray type transition. So according to Leopard selection rule, if the transitions are G to G type or U to U type,
You can see in the lecture that is dealing with the selection rules of electronic transitions. तो वहां पर आपने देखा था कि जो लेपर्ड सिलेक्शन रूल है वो क्या कहता है कि अगर ट्रांजिशन G to G होगा मीन्स D to D होगा या U to U होगा, U to U मीन्स कि P to P हो सकता है या P to F भी हो सकता है. So these transitions are leopard forbidden transitions. Okay, and if these transitions they occur from G to U or U to G, आप कह सकते हैं कि ये D से F में हो सकता है ट्रांजिशन या S से P में भी हो सकता है because it is G and it is U. Okay, so these transitions are leopard allowed transitions. Okay, तो ये आप समझ गए, यानी all transitions are DD transitions and all transitions they are G to G type. So all the transitions are leopard forbidden transitions in case of transition metal complexes. तो transition metal complexes के केस में सारे ही transition क्या होते हैं? DD transition. तो सारे transition कैसे होते हैं? leopard forbidden transition होते हैं. Okay? allowed नहीं होते हैं. लेकिन अगर आप स्पिन सिलेक्शन रूल को देखें तो स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर जो ट्रांजिशन हो रहा है, इफ द ट्रांजिशन इज टेकिंग इन बिटवीन द टू स्टेट्स ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी, यानी अगर दो स्टेट्स की जो मल्टीप्लिसिटी है अगर वो सेम होगी, या आप ये भी कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर ट्रांजिशन, देखिए अगर हमारे पास ऐसा कन्फिग्रेशन है, मान लीजिए D1 कन्फिग्रेशन है, D1 ऑक्टाहेड्रा. ठीक है, D1 ऑक्टाहेड्रा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है. जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चला जाएगा? Eg में चला जाएगा. ओके, तो इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या थी? +12, एंड आफ्टर ट्रांजिशन द स्पिन अगेन रिमेन्स 1/2. तो स्पिन क्या रही? 1/2 रही. तो नो स्पिन चेंज इन स्पिन क्या रही? दैट इज 0. तो इस तरीके के जो ट्रांजिशन है दे आर स्पिन अलाउड ट्रांजिशन. ये कैसे ट्रांजिशन है? स्पिन अलाउड. अलाउड का मतलब क्या है? उनकी इंटेंसिटी क्या होगी? हाई होगी. इंटेंसिटी कैसी होगी? हाई होगी. अगर हम ये ट्रांजिशन देखें D5 कन्फिग्रेशन में, जो आपको मैं सिलेक्शन रूल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक इस तरीके से अरेंजमेंट होगा तो जब ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का तो आप ये देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा यहाँ तो इसकी स्पिन क्या होगी? चेंज हो जाएगी. देखिए ये स्पिन क्या होगी? चेंज हो गई. तो स्पिन चेंज हो गई, यानी स्पिन जो +12 थी उसकी स्पिन क्या हो गई? देखिए यहाँ पर -12 हो गई. और डेल्टा एस क्या आ गया? डेल्टा एस आ गया 1. ओके, तो चेंज आ गया 1, यानी स्पिन में क्या हुआ? चेंज हो गया. तो इस तरीके का जो ट्रांजिशन है वो कहलाता है स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन, यानी इसकी इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी विल बी लोअर. इंटेंसिटी क्या होगी? लोअर होगी. बिल्कुल इसी तरीके से क्या होगा कि जब कोई ट्रांजिशन लेपर्ड फॉरबिडन होगा तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, और अगर कोई लेपर्ड अलाउड होगा तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? अधिक होगी. तो आप ये देखेंगे कि जितने भी DD ट्रांजिशंस होते हैं दे ऑल आर लेपर्ड फॉरबिडन. ओके, अब मैं लिख रही हूँ एक स्टेटमेंट कि ऑल द DD ट्रांजिशन दे आर लेपर्ड फॉरबिडन. ओके, बट अगर आप देखेंगे जो D5 कन्फिग्रेशन है ये हमेशा कैसा होता है? स्पिन फॉरबिडन होता है. और बाकी जो रेस्ट ऑफ द ट्रांजिशन होते हैं D1 to D4 जनरली इन जनरल एंड D6 to D9 जनरली दे आर स्पिन अलाउड ट्रांजिशन. ओके, तो इनकी इंटेंसिटी में अंतर होगा. अगर कोई कन्फिग्रेशन में क्या लेपर्ड फॉरबिडन हो सकते हैं या स्पिन फॉरबिडन हो सकते हैं या स्पिन अलाउड हो सकते हैं, तो इनके सबकी जो बैंड का जो इंटेंसिटी है उसकी बैंड की इंटेंसिटी में क्या होगा? अंतर होगा. ओके, और एक होते हैं चार्ज ट्रांसफर बैंड. चार्ज ट्रांसफर बैंड्स भी होते हैं, और चार्ज ट्रांसफर जो बैंड्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? अलाउड होते हैं. हमेशा अलाउड होते हैं. दे आर नेवर फॉरबिडन. तो जो हमेशा अलाउड होंगे उनकी इंटेंसिटी हमेशा क्या होगी? अधिक होगी. ओके, जो अलाउड होंगे उनकी इंटेंसिटी क्या होगी? अधिक होगी, और जो फॉरबिडन होंगे उनकी इंटेंसिटी क्या होगी? लोअर होगी. तो आपको ये समझना है कि जो ट्रांजिशन की इंटेंसिटी कम होगी किनकी होगी? जो फॉरबिडन होंगे उनकी इंटेंसिटी कम होगी, जो फॉरबिडन होंगे, जो अलाउड होंगे उनकी इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी.
जो चार्ज ट्रांसफर होते हैं वो हमेशा अलाउड होते हैं, सो देयर इंटेंसिटी इज ऑलवेज हाई। ओके, अब जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी जो एक्सपेरिमेंटली भी उनकी जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं उनकी इंटेंसिटी काउंट की जा सकती है, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ओके, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। ओके, तो क्या होता है एप्सिलॉन, कैसे इंटेंसिटी से लाइट की इंटेंसिटी जुड़ा होता है, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू बियर-लैम्बर्ट लॉ। ओके, बियर-लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो लॉग I0 अपॉन I है, ओके, इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। ओके, तो ये जो लाइट है I0 इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो हम लाइट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को अगर हम देखेंगे तो एक लाइट हम क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे, और I क्या होगी, ट्रांसमिटेड लाइट। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है, इंटेंसिटी ऑफ दीज लाइट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, कंसंट्रेशन C, एंड पाथ लेंथ। और एप्सिलॉन इसमें क्या बताता है, एप्सिलॉन बताता है दिस इज द मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ओके, तो मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू दिस A अपॉन CL। अगर ये जो अमाउंट है इसको अगर हम A कहते हैं दैट इज एब्जॉर्प्शन। ये क्या है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बेंस कहते हैं इसको, एब्जॉर्बेंस और ऑप्टिकल डेंसिटी, एब्जॉर्बेंस। ओके, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू क्या होती है, एप्सिलॉन CL। तो एप्सिलॉन क्या होता है, A अपॉन CL, एब्जॉर्बेंस अपॉन दिस इज कंसंट्रेशन एंड दिस इज पाथ लेंथ। ओके, तो इंटेंसिटी जनरली क्या होती है, कुछ ऐसे ऑक्सी एनायंस होते हैं जैसे NO2 माइनस, ओके, NO3 माइनस, ये क्या होते हैं, जनरली ये एब्जॉर्ब करते हैं, इस विजिबल लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये कुछ वीक एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, मतलब ये एब्जॉर्ब करते हैं आसानी से। तो अगर ये हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे ऐसे आयंस, तो ये क्या करेंगे, DD जो एब्जॉर्प्शन है उसको क्या करेंगे, उसको अफेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी ये आयंस जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लें तो ये दे शुड नॉट बी प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में नहीं होने चाहिए, ये तो नहीं तो क्या करेंगे, हमारा जो सॉल्यूशन है उसको, उसके एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करेंगे। लेकिन कुछ आयंस ऐसे होते हैं जैसे Cl माइनस है, ClO4 माइनस है, या SO4 2 माइनस है, ये ऐसे आयंस हैं दे डू नॉट एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब नहीं करते यूवी विजिबल रीजन में। तो अगर ये सॉल्यूशन में होंगे भी तो भी ये कोई परेशानी नहीं करते हैं, इनकी वजह से कोई एब्जॉर्प्शन नहीं आता है। तो कई बार क्या होता है कि इनको हम काउंटर आयन की तरह भी यूज करते हैं ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन बैंड लेने के समय में। इनको हम काउंटर आयन की तरह यूज करते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव आयन होगा तो उनको काउंटर आयन की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इनका खुद का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो किसी भी तरीके से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में ये इफेक्ट नहीं डालते हैं, तो इनको काउंटर आयन की तरह एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में यूज कर सकते हैं। अब आपने देखा कि जो ट्रांजिशंस हैं वो सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करते हैं, और उनसे रिलेटेड है उनकी इंटेंसिटी बैंड्स की। तो अब आपको पता चल गया है कि जो स्पेक्ट्रा है या तो लेपर्ड फॉरबिडन हो सकता है, या लेपर्ड अलाउड हो सकता है, या स्पिन फॉरबिडन हो सकता है, स्पिन अलाउड हो सकता है, और चार्ज ट्रांसफर अलाउड हो सकता है। तो उसी के बेसिस पर हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से ट्रांजिशन है जिनकी इंटेंसिटी सबसे अधिक होती है। ओके, तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि अगर आप ये देखेंगे कि ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन टाइप है, ओके, और यहां पर है इसकी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, एप्सिलॉन की बात कर रहे हैं। ओके, एप्सिलॉन किसमें ये जो होगी मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि आपने ये देखा था कि जो
एप्सिलॉन था, इट इज इक्वल्स टू एब्जॉर्प्शन अपॉन C इंटू L. सो इट्स यूनिट इज मोलर एंड इट्स यूनिट इज सेंटीमीटर. ओके, तो मोलर माइनस इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में हम एप्सिलॉन देखेंगे. अब ट्रांजिशन का टाइप देखेंगे कि ट्रांजिशन किस तरीके का अगर होगा. तो ट्रांजिशन अगर स्पिन फॉरबिडन होगा, ओके, अगर ये स्पिन फॉरबिडन होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, लेस देन 1. यानी सबसे कम इंटेंसिटी अगर ट्रांजिशन स्पिन फॉरबिडन होगा तो उसकी इंटेंसिटी सबसे कम होगी. फिर कौन होगा, अगर वो लेपर्ड फॉरबिडन होगा. ओके, अब आप जानते हैं फॉरबिडन यानी फॉरबिडन होगा तो इंटेंसिटी सबसे कम होगी, और सबसे कम इंटेंसिटी किसकी होगी, अगर वो स्पिन फॉरबिडन होगा. लेपर्ड फॉरबिडन होगा तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो उतनी कम नहीं होगी जितनी स्पिन फॉरबिडन की. ओके, तो आप देखेंगे लेपर्ड फॉरबिडन होने पर जो इंटेंसिटी है वो 20 से 100 एप्सिलॉन जाएगी. और अगर ट्रांजिशन लेपर्ड अलाउड होगा, so if it is leopard allowed then intensity is about 250 mole inverse centimeter inverse. And if it is symmetry allowed means if it is charge transfer, okay, which are always allowed transitions, so intensity will become 10 times or you can see 4 times greater than that of spin forbidden transition. तो अगर ट्रांजिशन स्पिन फॉरबिडन है तो सबसे कम इंटेंसिटी, लेपर्ड फॉरबिडन है तो उससे ज़्यादा, लेपर्ड अलाउड है तो उससे ज़्यादा, और अगर इंटेंसिटी सिमिट्री अलाउड, अब सिमिट्री अलाउड में स्पिन अलाउड भी हो सकती है. अगर स्पिन अलाउड है ओके, तो स्पिन अलाउड है तो उसकी इंटेंसिटी सबसे अधिक होगी और चार्ज ट्रांसफर की उससे भी अधिक होती है. तो ये जो है वो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है. तो इस तरीके से आपने देखा कि इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है कि जो ट्रांजिशन है वो सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस पर डिपेंड करती है. अगर आप शेप ऑफ बैंड को देखें, यानी जनरली जो शेप ऑफ बैंड्स होते हैं वो एब्जॉर्प्शन बैंड्स क्या होते हैं, जनरली अगर आप देखेंगे उनके शेप्स क्या होते हैं, आप देखेंगे कि वो ब्रॉड होते हैं. कैसे होते हैं, ब्रॉड पीक्स. और जबकि आप जानते हैं ये पीक्स नहीं होती हैं, दीज आर ब्रॉड बैंड्स की बात कर रहे हैं. एक रेंज में ये फैले होते हैं. लेकिन अगर आप एनएमआर को देखेंगे तो आप ये देखेंगे जैसे आपको पीक्स दिखाई देंगे. तो ऐसी शार्प पीक्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में नहीं आती है. जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वहां पर ब्रॉड बैंड आता है. ओके, तो ये ब्रॉड बैंड आने का कारण क्या है, ब्रॉड बैंड आने के मेन 4 रीजन्स हैं. वेरिएशन इन डेल्टा ओ, देखेंगे आप किस तरीके से वेरिएशन होता है डेल्टा ओ का. इसको हम लोअरिंग ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं. देन दूसरा जो रीजन है वो है वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर हो सकता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो सकता है और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो सकती है, जिनकी वजह से जो बैंड है दे में बी ब्रॉड. ओके, तो अब हम देखेंगे कि वेरिएशन इन डेल्टा ओ कैसे आता है. ओके, अब डेल्टा ओ क्या होती है, दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और हम इसको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं. दिस इज CFS. ये जो डेल्टा ओ है ये किस पर डिपेंड करती है बच्चों, इट डिपेंड्स अपॉन द ML डिस्टेंस. ML डिस्टेंस पर डिपेंड करती है. आपने देखा भी था कि जो डेल्टा ओ है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए, डेल्टा ओ तो नहीं कहेंगे, जो डेल्टा है की वैल्यू है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो स्क्वायर प्लेनर की सबसे अधिक होती है. देन आपने देखा कि ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उनकी होती है. देन ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की होती है. तो टेट्राहेड्रल की जो CFS है वो सबसे कम होती है, और ये डिपेंड करती है ML बॉन्ड डिस्टेंस पे. ओके, चेंज होती है इसके साथ. तो जब वाइब्रेशनल चेंजेस होते हैं किसी मॉलिक्यूल में तो ML बॉन्ड लेंथ कंटिन्यूअसली चेंज होती है. कैसे होती है भी आप देखेंगे. एंड हेंस द डेल्टा ओ वैल्यू, इसलिए डेल्टा ओ वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती है. ओके, और जो ट्रांजिशन एनर्जी होती है इट इज अ फंक्शन ऑफ डेल्टा ओ. ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं, पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ. मान लीजिए एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ओके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है,
उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, हमेशा वाइब्रेशंस होते रहते हैं मॉलिक्यूल में। इसको हम कहते हैं डांसिंग मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हमेशा सांस लेते रहते हैं। तो आप देखेंगे हर समय क्या होता रहता है, जैसे ये जो बॉन्ड लेंथ है, मान लीजिए ये कम हो गई और ये वाली बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, ये वाली बॉन्ड लेंथ भी बढ़ गई और ये वाली बॉन्ड लेंथ कम हो गई, ये कम हो गई। किसी समय कोई बॉन्ड लेंथ बढ़ रही तो किसी समय इसकी ज्योमेट्री कुछ इस टाइप की है, और कभी क्या हो रहा है कि ये देखिए जो ये यहाँ बढ़ रही थी ये घट गई। तो आप ये देखेंगे कि मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस होते रहते हैं। इसकी वजह से कभी कोई बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, कभी कोई बॉन्ड लेंथ घट जाती है। जैसे आप देखेंगे स्ट्रेचिंग होती है ना, ये बढ़ गई। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल जानते होंगे, ओके। तो कभी ये बॉन्ड लेंथ, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कभी ये वाली बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, कभी ये वाली बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो कभी ये बढ़ सकती है, ये छोटी हो जाए, या एक होती है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, दोनों बराबर बढ़े, या फिर क्या होती है, ये छोटी हो सकती है, ये बड़ी हो सकती है। तो आप देखेंगे कि कभी तो एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर आता है, कभी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर आ जाता है, और कभी फिर से एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर आ जाता है। तो आप देखेंगे कोई भी मॉलिक्यूल, चाहे वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी हो, तो उसमें क्या होता है, थोड़ी देर के लिए एसिमेट्री आ जाती है। देखिए इसमें एसिमेट्री आ गई, इसमें एसिमेट्री आ गई। तो ये तो दो है स्थिति, दो कंडीशंस। ऐसा कई सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनकी अलग अलग, जिनमें ml बॉन्ड लेंथ अलग अलग हो सकती है। तो इसमें ml बॉन्ड लेंथ कुछ और है। अगर ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होता है, यानी वाइब्रेशंस जो है वो बराबर है, देखिए मतलब ये डिस्टेंस जो है वो बॉन्ड लेंथ के हैं बराबर है, तो ये क्या होता, एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता। लेकिन इस सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में होता क्या है कि कभी ये स्ट्रेच हो रहा है, 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 या बैंड हो रहा है, या ये स्ट्रेच हो रहा है। तो कभी कोई लंबा हो रहा है, कभी कोई छोटा हो जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या है कि ये मॉलिक्यूल ऐसा भी हो सकता है, कभी किसी समय ऐसा भी हो सकता है, किसी समय पर ऐसा हो सकता है, किसी समय पर किसी और तरीके का हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या है, सब बराबर है। तो ये जो एब्जॉर्ब करेंगी वो किसी फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेंगी। यहाँ पर कोई बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, कोई बॉन्ड लेंथ कम है, तो यहाँ पर अलग फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा ये मॉलिक्यूल, और यहाँ पर कोई और फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्ब करेगा। तो ऐसे ही कई सारे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस आपको दिखेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे, इसको आप कह सकते हैं कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट ml बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब डिफरेंट ml बॉन्ड लेंथ। एब्जॉर्प्शन को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन हम कहते हैं कि अगर एक d ऑर्बिटल है और ये जो T2G है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और Eg में इलेक्ट्रॉन है, तो ट्रांजिशन क्या हो रहा है, T2G से Eg में हो रहा है। ये क्या होती है, अगर मैं D स्टेट की बात करूँ, इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा O। ओके, तो ये डेल्टा O जितनी अधिक होगी उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और जितनी कम होगी उतनी कम एब्जॉर्प्शन होगा। और ये जो वैल्यू है डिपेंड्स अपॉन ml, ये ml लेंथ पर डिपेंड करती है। और ml लेंथ किस पर डिपेंड कर रही है? ml लेंथ डिपेंड कर रही है वाइब्रेशंस के ऊपर। ओके, तो जैसे जैसे वाइब्रेशंस चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे ml लेंथ पर चेंज हो रही है, और वैसे वैसे डेल्टा O की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ओके, समझ रहे हैं? तो अब क्या हो रहा है, अब आप इसको अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज अगर आप कहें तो आप ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ओके, इस तरीके का स्पेक्ट्रा हमें मिला। ओके, तो ये मॉलिक्यूल है एक, जहां पर सारे बॉन्ड्स क्या है, बराबर है। ठीक है, ओके, एक मॉलिक्यूल ये है जहां पर ये लंबा है, ये छोटा है, ये बराबर है, मान लीजिए ऐसा भी मॉलिक्यूल की वो आ रही। एक मॉलिक्यूल ऐसा है जहां पर ये लंबा हो गया, ये छोटा है, बाकी बॉन्ड क्या है, बराबर है। एक मॉलिक्यूल ये हो गया जहां पर ये लंबा है, ये छोटा है, ये बराबर है। तो ये मॉलिक्यूल की सिमेट्री अलग है, इसकी डेल्टा O अलग होगी। ये मॉलिक्यूल की सिमेट्री अलग है, इसकी डेल्टा O अलग होगी, इसकी डेल्टा O अलग होगी, इसकी डेल्टा O अलग होगी, क्योंकि सब में बॉन्ड लेंथ क्या अलग अलग है। तो यानी डेल्टा O किस पर क्या डिपेंड करता है, एब्जॉर्प्शन की फ्रीक्वेंसी। देखिए ये कोई यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा होगा, कोई इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, और कोई इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल मान लीजिए यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका एब्जॉर्प्शन बैंड क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा।
ये मॉलिक्यूल यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका एब्जॉर्प्शन बैंड कहाँ जाएगा, यहाँ। ये मॉलिक्यूल यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका एब्जॉर्प्शन बैंड यहाँ पर आ जाएगा। ये मॉलिक्यूल यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका एब्जॉर्प्शन बैंड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सब के सब जब एब्जॉर्प्शन बैंड ज्वाइन होंगे तो आप देखेंगे ये एक इस तरीके की पीक आ जाएगी। एक का यहाँ पर आ रहा है एब्जॉर्प्शन, एक का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर आ रहा है, एक का यहाँ पर आ रहा है, एक का यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब आ गया ना कंबाइन होके सारा का सारा। तो मॉलिक्यूल क्या आ गया, ये जो ओवरऑल जो बैंड आया वो ब्रॉड आ गया, क्योंकि इसके लिए जो बैंड था वो यहाँ पर आ रहा था, इसके लिए बैंड यहाँ पर आ रहा था, इसके लिए बैंड यहाँ पर आ रहा था, इसके लिए। तो कंबाइन होके ये क्या कर दिया, इसने ब्रॉड बैंड बना दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये क्यों हुआ, क्योंकि एमएल बॉन्ड क्या थी, अलग अलग थी हर स्ट्रक्चर की। और एमएल बॉन्ड पर कौन डिपेंड करता है, डेल्टा ओ। और डेल्टा ओ पर कौन डिपेंड करेगा, एब्जॉर्प्शन बैंड। इसको हम कह सकते हैं ये ट्रांजिशन, आप कह सकते हैं ट्रांजिशन। और जो बैंड है एब्जॉर्प्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करेगी, इसलिए क्या आ जाएगा, ब्रॉड बैंड आएगा। ओके, तो एक कारण तो ये है। दूसरा कारण क्या है, वाइब्रोनिक कपलिंग। दूसरा कारण हो सकता है वाइब्रोनिक कपलिंग। अब ये वाइब्रोनिक कपलिंग क्या होती है, वाइब्रोनिक कपलिंग ये होती है कि आप ये जानते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को देखें, देखिए इलेक्ट्रॉनिक की एनर्जी मैंने दी, इतनी अधिक मैंने एनर्जी दी, ठीक है। अब इसके अंदर ये है एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल और ये है दूसरा इलेक्ट्रॉनिक लेवल। इनके अंदर क्या है, वाइब्रेशनल लेवल्स है। मान लीजिए ये वाइब्रेशनल लेवल, एक वाइब्रेशनल लेवल, दूसरा वाइब्रेशनल लेवल, ऐसे ये एक वाइब्रेशनल लेवल है, ये दूसरा वाइब्रेशनल लेवल है, तीसरा है, ये चौथा है इस वाले इलेक्ट्रॉनिक में। फिर उसके बाद इसमें आ गया ये डैश है, ये डैश है, ये 3 डैश है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लिए इतने सारे वाइब्रेशनल लेवल है, क्योंकि वाइब्रेशन, ठीक है। अब क्या होगा, रोटेशनल, अब इनके बीच बीच में क्या होंगे, रोटेशनल लेवल्स भी होंगे। सबसे अधिक एनर्जी किसकी है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की। उसके बाद किसकी है, वाइब्रेशनल की। ओके, उसके बाद किसकी है, रोटेशनल की। ओके, तो जब हम इतनी एनर्जी देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो उसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल भी होगा। जब हम इतनी एनर्जी देंगे कि उसमें वाइब्रेशन हो तो उसमें वाइब्रेशन भी होगा, रोटेशन भी होगा। और जब हम कम एनर्जी देंगे तो उसमें केवल रोटेशन होगा, रोटेशनल लेवल में चेंज होंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे, क्योंकि वो एनर्जी अधिक होती है, तो वाइब्रेशन भी होंगे और रोटेशंस भी होंगे। ओके, तो इससे क्या होगा कि अब देखिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट है, ये दूसरी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट है रेड लाइन से, और ये इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट भी जी रेड थी और जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट है वो भी जी रेड है। तो अगर ट्रांजिशन, अब क्या हुआ, इसके अंदर क्या है, कुछ वाइब्रेशनल लेवल भी है। तो वाइब्रेशनल लेवल हो सकते हैं, यहाँ पर देखिए इतने सारे वाइब्रेशनल लेवल है, और ऐसे ही वाइब्रेशनल लेवल क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो एक्साइटेड स्टेट है वहां पर भी है। तो अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेट तो जी थी और ये वाली इलेक्ट्रॉनिक स्टेट भी जी थी। तो जब ये ट्रांजिशन होगा तो जी टू जी होगा, देन दिस विल बिकम लेपर्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन। ओके, लेकिन ये ट्रांजिशन दे कैन बिकम पार्शियली अलाउड, they can become partially allowed if the transition takes place from this state to this state. This state may be un-G-rate and this state may be G-rate. यानी जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है ग्राउंड तो इलेक्ट्रॉनिक हो, और जो वाइब्रेशनल स्टेट है वो एक्साइटेड भी हो सकती है। तो इस तरीके से जब एक इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट जो कि G-rate है और एक जो वाइब्रेशनल स्टेट जो कि अनजीरेट है, अगर ट्रांजिशन वहां पर हो तो वो ट्रांजिशन पार्शियली अलाउड हो जाता है। इसको कहते हैं वाइब्रेशनल कपलिंग। तो इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अलावा यहाँ पर वाइब्रोनिक कपलिंग भी होती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस दे कपल विद द वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस। तो ये भी होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो होगा ही, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ वाइब्रोनिक कपलिंग भी हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल लेवल्स में क्या हो रही, कपलिंग हो रही है। तो ये पीक भी एक्स्ट्रा आएंगी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की भी एक्स्ट्रा आएंगी। तो इस वजह से क्या होगा, ब्रॉड बैंड मिलेगा। देखिए विद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मैन वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस कैन ऑल्सो बी साइमल्टेनियसली एक्टिवेटेड। दिस लीड टू मैनी क्लोजली पैक्ड वाइब्रेशनल पीक्स। अब वाइब्रेशनल पीक्स भी आएंगी,
तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्रॉड बैंड आएगा। और रोटेशनल पीक्स भी आएंगे, ऐसा ही नहीं, रोटेशनल भी आएंगे। इसलिए क्या होगा, वाइब्रेशन मोशन भी हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी हो रहे हैं, रोटेशनल भी हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, ब्रॉड बैंड आएगा। ओके, तीसरा कारण अगर आप देखेंगे तो तीसरा कारण है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या है, ये जॉन एंड टेलर ने 1937 में दिया कि स्टेबिलिटी एंड डिजेनरेसी आर नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली। जो स्टेबिलिटी है और डिजेनरेसी जो है एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में ये साइमल्टेनियसली नहीं होता है। अगर एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होगा तो वहां पर जो ऑर्बिटल्स है उनकी डिजेनरेसी क्या होती है, कम हो जाती है और सिमेट्री लोअर हो जाती है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हम बहुत डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। अब ये जो डिजेनरेसी खत्म होती है, इसकी वजह से सिमेट्री क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। ओके, तो आप ये देखेंगे कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है क्या। देखिए, ये एक अगर सिमेट्रिक जो कन्फिग्रेशन होता है उसके केस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होता है। लेकिन अगर ईजी सेट जनरली, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कॉपर का, ओके, कॉपर का अगर हम एग्जांपल है कॉपर 2+ का, तो कॉपर का जो कन्फिग्रेशन हो जाता है वो 3d9 4s2 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो 3d9 होता है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग है कुछ इस तरीके से होती है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप ये देखेंगे ये जो ईजी सेट, इट इज एसिमेट्रिकली फील्ड। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और एक में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो डिजेनरेसी है ना, 2 ईजी ऑर्बिटल है ना, इन ईजी ऑर्बिटल्स की डिजेनरेसी खत्म हो जाती है क्योंकि ये एसिमेट्रिकली फील्ड है। तो ये क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो एक dx2y2 की एनर्जी बढ़ जाती है और dxy की एनर्जी कम हो जाती है। इसकी वजह से ये जो 3 ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी भी टूट जाती है और ये क्या होते हैं, dxy अलग हो जाता है और dyz एंड dxz अलग हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। आपने पढ़ा होगा। एक में क्या होता है कि ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, इसके ये या तो ये बहुत लंबे हो जाते हैं या फिर जो ये है ये बहुत नज़दीक आ जाते हैं, जो एक्सियल पोजीशन पर जो एक लिगेंड होता है। तो ये टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन कहलाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, देखिए पहले तो आप देख रहे थे कि ये जो 2 स्टेट, केवल 2 ही स्टेट थी, एक ग्राउंड स्टेट थी और एक थी एक्साइटेड स्टेट। लेकिन जैसे ही जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा तो इस केस में क्या होगा, एक पीक आएगी, आ रही है एक पीक, ये देखिए एक बैंड आ रहा है। लेकिन अगर ये एसिमेट्री की वजह से अगर ये स्प्लिट हो जाए, देखिए 2 में, एक dxy में मान लीजिए, एक dx2y2 में, ऐसे ही जो T2G सेट है वो dyz एंड dxz एंड dxy में अगर स्प्लिट हो जाए तो आप देखेंगे 1 और 2, देखिए ये एक पीक ये आ रही है और एक पीक ये आ रही है। ठीक है, तो ये पीक आ सकती है। तो ये पीक अगर आती है तो आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि 2 पीक आ रही है। तो ये बैंड देखिए पतला है और ये बैंड देखिए चौड़ा है। तो ये क्या आ गया, बैंड में ब्रॉडेनिंग आ गई, विड्थ इसकी बढ़ गई, ब्रॉडेनिंग इन द बैंड। तो ये क्यों आई, क्योंकि ट्रांजिशन 1 आना चाहिए था लेकिन ट्रांजिशन कितने हो गए, 2, ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो इसलिए यहाँ पर हम्प आ गया, तो ये क्या हो गया, ब्रॉड हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट रीजन इज द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से भी क्या हो सकता है, ब्रॉड पीक आ सकती है। तो जब आप देखेंगे कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या होती है, आपने देखा भी था, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से जे एक नया टर्म आया था, जे इज द एंगुलर टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर। ओके, तो हायर एलिमेंट्स में क्या होता है, एलएस कपलिंग होती है और जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, डिफरेंट स्पिन जो होती है वो क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। तो स्पिन फॉरबिडन बैंड भी क्या होते हैं, अपीयर होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, अगर आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो देखिए एक स्टेट तो 1s है और दूसरी स्टेट क्या है, 3p है। तो मैंने आपको ये भी बताया है कि जो स्पिन सिलेक्शन रूल है वो कहता है कि जो ट्रांजिशन है वो 3p और 3f के बीच में हो सकता है, जिनकी मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, सेम होती है। सेम मल्टीप्लिसिटी के बीच में ही क्या होता है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लिसिटी अलग अलग हो, जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन है वो अलाउड नहीं होता है। बट दिस ट्रांजिशन कैन बिकम अलाउड ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से ये अलाउड हो सकती है। अब देखिए होता क्या है, 3p का मतलब है कि इसका जो मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी है, 3 मल्टीप्लिसिटी का मतलब है 2s + 1 = कितना है, 3 है। तो s कितना है इसका, 1 है। ओके,
और क्योंकि स्टेट P है तो इसका L कितना है 1 है। ओके, तो S भी मिल गया और L भी मिल गया, तो J की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, क्योंकि इसकी जो मल्टीप्लिसिटी 3 है, 3 वैल्यू पॉसिबल है। 1 + 1 कितनी है 2, देन 1 देन 0, ठीक है। और अगर 1s को देखेंगे तो 1s का मतलब है कि इफ मल्टीप्लिसिटी इज 1 देन s इज इक्वल टू 0, ओके, एंड if s is the state then L is equal also 0, so J की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, A की वैल्यू होगी। तो आप देखेंगे कि ये जो 3p थी इसकी J की वैल्यू 3 है, तो ये 3 फर्दर 3 स्टेट में स्प्लिट होगा। देखिए 3p2, 3p1 एंड 3p0, जबकि ये जो स्टेट है वो एक ही में स्प्लिट होगी, दैट इज 1s0। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर जो J की वैल्यू 0 है और यहाँ पर भी J की वैल्यू क्या है 0 है, जबकि इनकी मल्टीप्लिसिटी थी 3 और इसकी क्या है 1 है। तो ये क्या हो जाता है अलाउड हो जाता है, पार्शियली अलाउड हो जाता है, और ये J की वैल्यू सेम होने की वजह से ये ट्रांजिशंस भी दिखने लगते हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, बट ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ये ट्रांजिशन भी दिखने लगता है, होता है। इसलिए जो अलाउड ट्रांजिशन है वो तो है ही है, और जो पार्शियली अलाउड ट्रांजिशन है इनकी वजह से क्या होती है, पीक में क्या होती है, ब्रॉडनिंग होती है। ओके, तो आपने देखा इस तरीके से कि जो इंटेंसिटी ऑफ बैंड्स है वो डिपेंड करती है कि सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हैं ट्रांजिशंस और नहीं, क्या वो अलाउड ट्रांजिशन है या वो फॉरबिडन ट्रांजिशन। ओके, दूसरा आपने देखा कि जो विड्थ है उसको जो बैंड की शेप है उसको अफेक्ट करते हैं वेरिएशन इन डेल्टा, ठीक है, वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर यानी वाइब्रेशनल कपलिंग ये इफेक्ट करती है। देन आपने देखा जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है उसकी वजह से ब्रॉडनिंग होती है, पीक की वाइब्रोनिक कपलिंग की वजह से ब्रॉडनिंग हो जाती है, और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से, क्योंकि जो अलाउड नहीं थे ट्रांजिशंस वो भी अलाउड हो जाते हैं, इसलिए the spin forbidden bands appear leading to the broader absorptions. Okay, so this is all about the intensity, the factors that affects the intensity and shape of the bands. Okay, so thank you very much.